देखिए ये किस चीज़ के बारे में है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर। ठीक है, एक वायर है कोई जिसमें करंट है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं। अब तक कुछ अलग चल रहा था। अब तक जो भी मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे थे वो सब कुछ थे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ से जनरेट हुए थे, कहाँ से आए थे, कुछ ध्यान नहीं दिया हमने उस पर। हम तो बस सीधे ये बना रहे थे कि कोई करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स कितना लगेगा। F इजिकल टू IBL जो होता है उसमें जो B लिखा है वो कौन सा फील्ड है? वायर का फील्ड नहीं है, वो बाहर से जो क्रिएट हुआ है फील्ड, बाहर से किसी ने दिया, वो वाला फील्ड है। F इजिकल टू QVB में जो फील्ड लिखते हो वो फील्ड एक्सटर्नल फील्ड है। अब अलग चीज चल रही है यहाँ से, एक वायर में करंट है उसका ही फील्ड लिखने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी एक वायर है सपोज, उसमें I करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है P R डिस्टेंस पे, उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। सर वो जो हम ऐसे करके वो साउथ टू नॉर्थ बता रहे थे, हाँ, उस करंट की वजह से नहीं आ रहा था। कौन सा बी जो अंदर की साइड अंदर से बी? तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो म्यू पढ़ा है, म्यू पढ़ा है ना हमने, तो बी तो कहाँ पढ़ा है? BIL वगैरह नहीं, BIL अलग चीज़ है दोस्त। हाँ देखिए ऐसा है, तो बायो-सेवर्ट लॉ की वजह से लिख रहा हूँ P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एलिमेंट DL at a distance R from it depends on, क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करती है, ऐसा लिखना है मुझको। छोटा एलिमेंट कंसिडर किया है मैंने कोई DL लेंथ का, जिसकी वजह से मैं P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा, प्रैक्टिकल है भी और लिए। तो DB जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्रोपोर्शनल होता है IDL के। IDL को कहते हैं करंट एलिमेंट। क्यों लिखते हैं हम ऐसा, क्यों लिखते हैं हम IDL? क्योंकि मुझे करंट की डायरेक्शन तो है लेकिन स्केलर क्वांटिटी है वो, इसलिए मैं डायरेक्शन नहीं लिख पाता, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे उसे वेक्टर बनाना है, तो इसलिए साथ में हमने DL छोटा एक वेक्टर डाला हुआ है जिसकी डायरेक्शन किधर होती है, करंट की डायरेक्शन के अलोंग होती है। तो DL इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग करंट। ठीक है जी, ये वेक्टर है DB। और क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पास हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, दूर जाओगे तो कम होता जाएगा। और क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन DL एंड R। DL और R के बीच का जो वेक्टर है थीटा, उस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ले रहे हो। इतनी सारी चीज़ों पे B डिपेंड करता है, ऐसा बायो-सेवर्ट ने बताया है। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जब एक फॉर्मूले में डाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। राइट, इसमें जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाऊंगा एक, DB विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R क्यूब। ये है भाई कंप्लीट बायो-सेवर्ट लॉ का एक्सप्रेशन कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलता है। ये तो हमने छोटे एलिमेंट की वजह से लिया। अब जैसे जैसे एलिमेंट बदलेगा, मान लीजिए आप यहाँ पे एलिमेंट लेते हो तो क्या एंगल भी बदलेगा, सही, यहाँ पे लेते हो तो एंगल कुछ और होगा, तो एंगल कंटिन्यूसली बदलेगा जैसे जैसे एलिमेंट बदलेगा। तो अगर मुझे कंप्लीट चाहिए तो क्या करूँ, इंटीग्रेशन करूँगा तब जाके निकलेगा ये सारा। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसमें म्यू नॉट क्या चीज़ है, म्यू नॉट इज कॉल्ड
परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷ ऐसा, ठीक है। यूनिट क्या है पता नहीं मुझको, थोड़ी देर में निकाल के लिख दूंगा। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ऐसी हो जाएगी वैल्यू। म्यू नॉट क्या चीज़ हुई, इज कॉल्ड परमिएबिलिटी। परमिटिविटी याद है, परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट। क्या डेफिनेशन होती है उसकी, एबिलिटी टू होल्ड फील्ड लाइंस। कौन सी फील्ड लाइन, तो ये कौन हो गई, तो एबिलिटी टू होल्ड, ठीक है। म्यू नॉट इज एबिलिटी टू होल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसा है। अपने लिए है, लिखना नहीं है कहीं ऐसा, ठीक है जी। ये हो गया भाई बायो सेवर्ट लॉ, ऐसा नोट करो। साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आर स्क्वायर है ये। कुछ कह रहे हो, समझ के चलना, बहुत दूर तक जाएगा ये। 2-3 क्लास सिर्फ इसी पे चलनी है अब आगे, बायो सेवर्ट लॉ। वो इंटीग्रेशन तो हम क्वेश्चन के हिसाब से हाँ तब देखेंगे, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है ऐसे। फिर भी लगाना चाहते हो तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये वाली जगह पे लगा दो एक इंटीग्रेशन, फाइन। चलिए ये हो गया फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट चीज़ अभी भी क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकलेगी, बी की डायरेक्शन और बी की यूनिट्स। टाइम लगेगा तुम्हें लिखने में, ओके। देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो दो तरह की डायरेक्शन होती है। कितना स्लो लिखती है भाई ये, कहाँ चल रहा है काम, कैसे होगा ऐसे। इतनी देर में तो तुम फिगर विगर सब बना दो, ऐसा होना चाहिए। तुम लिख भी नहीं रहे हो, जल्दी करना है जल्दी, ठीक है।
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दो तरीके से लिखूंगा फिर से, हर जगह दो तरीके से बता रहा हूँ डायरेक्शन, कि अगर एक तरीका फेल हो जाए बाई चांस तब भी तुम्हारे हाथ में कुछ रहे काम करने को, ठीक है। फिर दो तरीके से लिखेंगे, एक तो वही होता है हाथ से लिखना, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू लिखना। तो क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू जब लिखते हैं बी की डायरेक्शन, तो वेक्टर फॉर्म में जब मैं इसे लिखूंगा तो ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो हो गया कॉन्स्टेंट आई डी एल क्रॉस आर, ऐसा अपॉन आर क्यूब। इसमें मैंने एक आर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक आर से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या बना डी एल आर साइन थीटा। डी एल आर साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, डी एल क्रॉस आर, ऐसा लिख दिया, साइन थीटा उसके अंदर पैक हो गया, नीचे आर क्यूब हो गया, चलेगा ऐसा, ओके। अब आइए डायरेक्शन कैसे बनाओगे, ऐसे करके था डी एल एलिमेंट, और आर कहाँ लिख रखा था तुमने, इस जगह पे लिख रखा था, ये भी एक वेक्टर है, ठीक है। अब बताओ डी एल कैसा दिख रहा है तुम्हें, ऐसे, आर कहाँ दिख रहा है, ऐसे, तो डी एल क्रॉस आर किधर होना चाहिए, इनवर्ड। तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे होगी, इनवर्ड, अंदर की तरफ होगी डायरेक्शन, सही। अगर ये पॉइंट यहाँ ना होता, इधर होता कहीं सपोज यहाँ पे होता, तो आर वेक्टर तब कौन होता, ये वाला होता आर वेक्टर, ऐसा तो हो गया आर वेक्टर। डीएल कहाँ है, ऐसे, करंट की डायरेक्शन में, तो डीएल ऐसे और ये करंट की डायरेक्शन में, तो डीएल क्रॉस आर इधर होगा इस बार, तो कैसे आएगा ये, आउटवर्ड, सही है क्या, अरे ठीक, ओके। अब सिचुएशन थोड़ी बदलते हैं, मान लीजिए कोई इस तरह का करंट लूप चल रहा है, ऐसा, ऐसे करंट है, इधर है, इधर है, इधर है वापस, ठीक है। बताइए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ से ये तो हो गया आर, और डीएल कौन हो गया, ये हो गया डीएल लेंथ, तो डीएल क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर इनवर्ड अंदर की तरफ हुआ, इस वाली वायर की वजह से, इसकी वजह से किधर होगा, डीएल ऐसे होगा, इस बार करंट की डायरेक्शन में डीएल होता है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया डीएल, करंट की डायरेक्शन में डीएल, और आर कौन है इस बार, ये वाली डिस्टेंस हो गई आर सपोज, सही है क्या, तो किधर हो गया डीएल, डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, सबकी वजह से साइड, ऐसे निकालना आना चाहिए मुझे, ठीक है, अरे समझ रहे हो, ऐसे एक लूप है, ऐसे करंट है उसमें, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, कैसे, इससे चेक करनी है, डीएल क्रॉस आर, तो क्या करोगे, छोटा एलिमेंट लोगे पहले ऐसा डीएल, और फिर यहाँ से आर डिस्टेंस, यहाँ पे लिख रहे हो ना आर डिस्टेंस पे, तो डीएल कैसे हो गया दोस्त, इधर की तरफ हो गया डीएल, और इधर हो गया आर, ऐसे करके तुम्हें क्या करना है, डीएल क्रॉस आर, ए क्रॉस बी कैसे करते हैं भाई, ऐसे, ये डीएल और उसे आर की तरफ घुमा देते हैं क्रॉस अंदर की तरफ, तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर हो गई, इनवर्ड, ठीक है। तो छोटा एलिमेंट लेके डायरेक्शन देखना, सही। अब ये थोड़ा सा जैसे आगे पहुंचे, यहाँ पहुंचे सपोज, तो फिर तो ओरिएंटेशन बदल गया, तो हर जगह चेक करनी पड़ेगी, लेकिन आर भी तो बदल गया, फिर आर भी तो ये हो गया फिर, तो इस बार डीएल कैसे हो गया इधर, और आर कैसे है इधर, ऐसे करके हो गया, तो डीएल क्रॉस आर किस डायरेक्शन में, डीएल क्रॉस आर किधर होगा, ऐसे, राइट हैंड से करते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे हो गया अंदर की तरफ, तो कहाँ हुआ, इनवर्ड ही रहा हमेशा, सही है। ये हो गया पहला मेथड, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में किस तरह से हम बायो-सेवर्ट लॉ को लिखते हैं, कैसे लिख पाया मैं, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, फिर डीएल क्रॉस आर लिख दिया, अपन नीचे आर क्यूब करना पड़ा, डन। आगे चलते हैं, दूसरा राइट हैंड रूल से लिखते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल कहते हैं इसको, या क्या से लिखते हैं, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल, चलो राइट हैंड थंब रूल से लिखते हैं डायरेक्शन। दूसरा तरीका यह है लिखने का, कैसे लिखेंगे, अपनी उंगलियों को थंब को उधर सेट करो जिधर करंट है, अपने थंब को उधर अलाइन करो जिधर करंट है, जैसे कि ऐसे एक वायर है, तो थंब को किधर अलाइन करो, जिधर करंट है, करंट कैसे है दोस्त, ऊपर, और फिंगर देखो क्या कर रही है, ऐसे जा रही है फिंगर अंदर, ठीक है, वो पीछे से ऐसे करके ऐसे बाहर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे हुई, ऐसे जाके फिर ऐसे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ पे जाती हैं, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं हमेशा, देयर शुड बी क्लोज लूप, अभी क्लोज लूप होना चाहिए, ठीक है। तो करंट कैसे है, ऐसे मान लो सपोज इस केस पे करंट कैसे है, ऊपर की तरफ, तो मैंने थंब लिया किधर, इसकी डायरेक्शन में ऊपर, उंगलियां देखी किधर घूम रही हैं, ऐसे घूम रही है, देखो ऐसे,
करंट वही है, उंगलियां कैसे घूम रही है, इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, ऐसे, समझ गए। करंट अगर ऐसे होता तो नीचे की तरफ करंट देख रहा होता, तो थंब किधर करता अभी, नीचे, तो फिंगर कैसे घूम रही होती, इधर से ऐसे, ठीक है, ऐसे। और ठीक बात है, इसको देखो ध्यान से, ये वाली, सॉरी इसको देखो, तो इसमें कैसे है, कैसे बनेंगे बताओ, खुद देख के बताओ कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, ऐसे कहाँ बन रही है भाई, बताओ ठीक से बताओ। ऐसे करंट है, यूँ फिंगर कहाँ जाएंगी, ऐसे जाएंगी इधर से, तो इधर से एंट्री हुई और इधर से बाहर निकली फील्ड लाइंस। जिधर एंट्री करती हैं उधर क्रॉस होता है, डॉट होता है, एंट्री कर गई यहाँ से और यहाँ से बाहर निकलेंगी, तो इधर कैसे निशान लगेंगे, क्रॉस, इधर कैसे निशान लगेंगे, बोलो समझे हो गया, ठीक है। लेकिन यहां से देख के ये पता नहीं लग रहा कि ये क्लोज लूप है, यहां से देख के पता नहीं लग रहा कि ये क्लोज लूप है, ठीक है। अब देखो ये वायर ऐसे करके थी, ऐसे थी ऊपर करंट की डायरेक्शन, तो तुमने देखा इधर से जाएंगे इधर से बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब मैं वायर ऐसे कर दूं, अब करंट कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अब बताओ ऐसे होंगी, इधर से निकलेंगी इधर से वापस आएंगे, अब अच्छी दिख रही है यहाँ से, ठीक है। तो इस टाइम पे ये वाली वायर में करंट किधर है, अपने से बताओ, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड। इस चीज को बना दूं ऐसे, देखो कि यही वायर है, वायर है, उसमें करंट आई है, किधर दिखा रखा है, अंदर की तरफ। अब फील्ड बताओ किधर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे हैं फील्ड लाइंस, करेक्ट। तो फील्ड लाइन कैसे हैं, ऐसे, इस तरह से हैं फील्ड लाइन, एंड दे आर क्लोज लूप, क्लोज लूप है वही, ऐसे ऐसे जा रही है फील्ड लाइंस। अब बताइए समझ रहे हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि डॉट क्रॉस से बस मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं, करंट भी दिखा देते हैं डॉट क्रॉस से, बट वहाँ पे लिखा होगा फिर ऐसे करके आई लिखा हुआ है, तो आई का मतलब ये वायर है, उसका करंट दिखा रखा है मैंने ये, क्योंकि यहाँ से मुझे अच्छा दिखता है, यहाँ से मुझे ठीक नहीं दिख रहा, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि फील्ड लाइन यहाँ से अंदर गई और यहाँ से बाहर आई, लेकिन यहाँ से यहाँ कैसे पहुँची, तो ऐसे यहाँ से ऊपर से गई होंगी और बोर्ड के अंदर फिर पीछे से होकर इधर आई होंगे, ये चीज़ मैं नहीं दिखा पा रहा ना इस पर, इसलिए मैं ऐसा दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोनों तरह के नोटेशन चलेंगे। तो ये किस चीज़ से कर रहे हो, कौन सा हाथ से कर रहे हो काम, राइट हैंड से कर रहे हो ये सारा काम, सही है। अच्छा ही, अब ध्यान देने की बात, जब भी कभी फोर्स निकालोगे, कभी भी फोर्स निकालो, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब काम कर रहे हो हमेशा लेफ्ट हैंड चलेगा, लेकिन जब खुद का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो कि अपना मेरा, कि मेरा करंट उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फिर राइट चलेगा हमेशा। डिफरेंस समझ गया दोनों में, जब भी फोर्स निकाल रहे हो कहीं से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में काम कर रहे हो, लेफ्ट हैंड चलेगा हमेशा, तब यही काम करना है हमेशा, ठीक है। उसमें ये ऑलवेज बी है, ये बदल रहा है बस, कभी ये करंट हो गया, कभी ये वेलोसिटी हो गई, है ना, ये ऑलवेज फोर्स है। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी में ये वेलोसिटी हो गई, एफ इज इक्वल टू आई बी एल में ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये हमेशा बी रहा है, ये हमेशा एफ रहा। तो ये सारा काम मैं इससे कर लेता हूँ, फोर्स निकालने वाला लेफ्ट से कर लेता हूँ। जब भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो राइट हैंड से काम करूँगा, किसी वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसी रिंग का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस हाथ से काम करूँगा, ठीक है। हर गेम समझ गए हो, ठीक है बालक, ठीक है। ये क्या चीज़ थी, एक करंट कैरिंग रिंग थी ये, रिंग। तो तुमने किधर बताया इसका मैग्नेटिक फील्ड, अंदर किधर, कैसे बताया, छोटे एलिमेंट लेके तब देखा तुमने, उल्टा भी कर सकते हो कि करंट को ही ये मान लो, ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कौन होगा, ये करंट कैसे, ऐसे अंदर, समझ जल्दी करने के लिए, तो उसके साथ सेट हो रहा है, डायपोल मोमेंट के साथ फिट हो रहा है। तो डायपोल मोमेंट कल किया था हमने, तो जैसे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखते हो करंट की डायरेक्शन से, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसमें देखो कैसे करके है, इस तरह से करके है, ऐसे घूम रहा है ना करंट, तो फिंगर घुमा दो ऐसे, ऐसे घुमा दो, तो ये डायरेक्शन किधर आनी चाहिए, इनवर्ड, अंदर आ रही है क्या, हाँ। कंफ्यूजन आए कहीं पे फंस जाऊँ तो भाई फिर ये बैठा है, डी एल क्रॉस आर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सब काम हो ही जाते हैं, ऐसे करके हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, ठीक है जी। ऐसा चलिए, कुछ डाउट है किसी को तो बताओ,
ये इसकी जान है, ये सब कुछ जो किया है। वो फॉर्मूले कुछ नहीं है, सबको याद होता है वो फॉर्मूला, और तुम्हें वैल्यू बता दूँ तो रख के निकाल भी दोगे। बट द पॉइंट इज कि डायरेक्शन समझ में आती है कि नहीं आती। ठीक है, दो तरीके बताए मैंने, एक तो डी एल क्रॉस आर, देख लो डी एल क्रॉस आर बहुत ही रेयर कहीं पे यूज़ करूँगा मैं, हमेशा जल्दी हो जाता है, हाथ से करो जल्दी हो जाता है, तो हाथ से यूज़ करूँगा हमेशा। राइट हैंड थंब रूल यूज़ करूँगा, इसमें थंब की डायरेक्शन में करंट होगा तो फिंगर्स दिखाएंगी सर्कुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर की तरफ है। ठीक है, और उल्टा भी कर लेता हूँ कभी कभार कि यही करंट है, ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, फिर मुझको उल्टा भी कर लेता हूँ ऐसे, तो जैसा लगे कि जहाँ से ठीक लग रहा है वैसे कर दो। बोलो समझे क्या, बनाओ। दिया जाएगा कि 10 सेंटीमीटर दूध बता दो, 20 सेंटीमीटर दूध कितना है, ऐसा। हाँ मतलब सवाल में तो दिया जाएगा मुझे। ठीक है, अब तेरे कंपास काम आएंगे। कंपास लगा के देख ले अब तो कहीं किसी वायर में अगर करंट जा रहा है, घर में बहुत सारे वायर हैं, कूलर का, एसी का, पंखे का, ठीक है, उसके आसपास वो कंपास ले जाके देखो तो अपनी डायरेक्शन बदल लेगा वो। वायरिंग हो रही है उसके ऊपर, वो इंसुलेटर हो जब भी बदल लेगा वो डायरेक्शन। ठीक है जी, क्योंकि वैसे मेरा जो कंपास है नॉर्मल वो कहाँ पे रुकेगा, नॉर्थ साउथ में रुकेगा जाकर, लेकिन अगर उससे साइड में एक वायर है उसमें करंट भी जा रहा है, जब मैं इसे पास ले जाकर रखूँगा उसके, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी है अब, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, प्लस उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो अपनी डायरेक्शन बदल लेगा वो। ठीक है, चेक करके देखना ऐसा। करंट वो ऐसा भी हो बनाता है, डीसी करंट वगैरह, डीसी करंट भी बनाता है। डीसी करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, एसी क्या होता है, जो लगातार वेरी कर रहा हो, तो उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और क्योंकि वो करंट वेरी कर रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी। अलग तरीके से क्या मतलब, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगातार बदल रहा है एसी में, तो उसको उसका भी ओरिएंटेशन लगातार बदलना चाहिए, लेकिन अगर करंट बहुत फास्ट बदल रहा है तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कब बदल गया वो। ठीक है, तो हमारे घर में जो एसी आ रही है वो 50 हर्ट्ज़ पे है, 50 हर्ट्ज़ का मतलब 50 बार ऊपर 50 बार नीचे एक सेकंड में, तो एक सेकंड में अगर 50 बार ऊपर 50 बार नीचे हो रही है तो 50 बार बंद हो रही है ट्यूबलाइट एक सेकंड में, 50 बार जल रही है, तो मुझे लग रही है नहीं। ठीक है, तो इतना फास्ट हो रहा है काम कि मेरी आंखें उसको नहीं पकड़ सकती वो चीज़। किसी की अगर पकड़ पाएंगे तो हाँ तो फिर वो देखेगा फिर यहाँ पे ओ अंधेरा उजाला। डन, आगे चलें। इतनी जल्दी कैसे लिख लिया भाई। चलिए नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखिए। देखिए कई जगह से यूनिट निकलती हैं, सबसे अच्छी जो हम चाहते हैं यूनिट निकालना दैट इज MKS यूनिट, SI सिस्टम में काम करते हैं तो। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, Q V क्रॉस B, ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा है। इसके थ्रू हम यूनिट निकाल लें B की, तो कितनी हो जाएगी B की यूनिट, F और Q V की यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगा न्यूटन, और तुम कौन हो रहे, ये क्या चीज़ है, कूलम नहीं चलेगा मेरे को चाहिएगा M, फंडामेंटल में बताऊंगा मैं, I इंटू टी करूँगा Q को, है ना, तो Q अपॉन T क्या होता है I, तो मुझको तो एम्पियर और इसमें चाहिए, तो क्या हो जाएगी एम्पियर इंटू सेकेंड, तो एम्पियर और साथ में सेकेंड, और तुम हो मीटर पर सेकेंड, सही है, तो सेकेंड तो कट गया, तो क्या बचा न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, ये हो गया MKS यूनिट है भाई इसकी। कोई डायमेंशन फॉर्मूला निकालने को बोलेगा तो मैं इससे निकाल पाऊंगा, ठीक है ना, न्यूटन का MLT-2, एम्पियर का A और मीटर का L, ऐसा लिख दूंगा, सही, ओके। इसी यूनिट को इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा बार बार, तो यही वाली चीज को कहते हैं टेस्ला, ये यूनिट को कहते हैं भाई लोग टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, ऐसे लिखा है मैंने पहले टेस्ला। और यूनिट होती है
गॉस, गॉस भी एक यूनिट होती है, एक गॉस छोटी यूनिट है। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, ऐसा कन्वर्जन है। 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस। फाइन, सीजीएस। हाँ सीजीएस में कह लो। तो एक यूनिट है जो इस चैप्टर की नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर की है, लिख लेंगे, समझ लेंगे बाद में कि कैसे होती है। ये होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आएगी ये वाली यूनिट, तब समझ लेंगे। वेबर होता है फ्लक्स, फ्लक्स अपॉन एरिया इज मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस होता है ना। तो ई की यूनिट क्या हो गई, फाई अपॉन एस की यूनिट। इसी तरह क्या होता होगा, बी, सही है ना। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होता होगा, कौन सा फ्लक्स होता होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले इलेक्ट्रिक था। मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर कहते, वेबर में यूनिट है मतलब उसकी। तो क्या हो गया, यूनिट सॉरी वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फ्लक्स का अगला चैप्टर है पूरा, उसमें आएगी ये वाली यूनिट। तब तक के लिए बस याद रख लेंगे। तो ये 4 प्रकार की यूनिट, चारों यूज होती हैं, याद रखनी है। टेस्ला, गॉस और वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, सब लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलें, सही। चलिए ऐसे है सारा लॉ, फाइन। मैंने सारी थ्योरी वगैरह वो सारी चीज़ें भी लिखी हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ये सब, क्योंकि स्कूल में शॉर्ट नोट टाइप का लिखने को आता है बर्ड पे। तो उसमें तुम्हें इतने तक की चीज़ लिखनी है, यूनिट भले ही ना लिखो, बट हाँ डायरेक्शन तक तुमको सारी चीज़ लिखनी है, ठीक है। वो एलिमेंट सा बनाओगे ऐसे, छोटा एलिमेंट और डीएल ले करके और सारी चीज़ दिखाओगे, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। फिर फाइनली कलेक्टिव एक स्टेटमेंट लिखोगे, ये लिखोगे, वेक्टर फॉर्म लिखोगे और डायरेक्शन बताओगे। इतनी चीज़ बतानी पड़ेगी तुमको, ठीक है। म्यू नॉट की और बता दो, चलो म्यू नॉट की डायमेंशन तो तुम बता पाओगे, कर पाओगे ना, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। तुमको बतानी है म्यू नॉट की डायमेंशन निकालनी है भाई, ये क्या होती है, डायमेंशन निकाल के लानी है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड लिखने का फॉर्मूला मिल गया अपने को। अब कैसी वायर हो सकती हैं, कुछ रेगुलर शेप हो सकती हैं, कुछ इरेगुलर शेप हो सकती हैं। तो अगर इरेगुलर शेप है फिर तो यही फॉर्मूला इससे ही होगा। लेकिन अगर कुछ रेगुलर शेप वायर हैं तो फिर उनके लिए कुछ फॉर्मूले बन सकते हैं, वो फॉर्मूले बना के याद रखेंगे। बाकी कुछ भी अगर रैंडम शेप आए तो भाई फिर ये वाला फॉर्मूला है, यही काम करेगा, ठीक है। रैंडम पे सवाल नहीं होता कभी भी, सवाल होता है हमेशा रेगुलर फिगर पे। कोई आपको पूछेगा कि रिंग का फील्ड क्या है वो बता दो, कोई आपको पूछेगा कि स्ट्रेट वायर सेक्शन है उसका फील्ड बता दो कितना है, इनफाइनाइट वायर है स्ट्रेट उसका फील्ड बता दो कितना है। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि इसकी वजह से क्या फील्ड होगा वो बता दो, ठीक है। इसका किससे निकलेगा, इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। छोटे छोटे एलिमेंट लो और सबके लिए निकालो ऐसा। तो ये तो मतलब कुछ प्रैक्टिकल बात हमारे लिए काम की बात नहीं हुई ना मैथमेटिकली। तो हमसे जो पूछे जाएंगे वो कौन से पूछे जाएंगे, रेगुलर फिगर्स के कुछ। तो फर्स्ट लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग रिंग। सर हाँ जी, जैसे ये गॉस लॉ है, हाँ वो आता था इक्वल टू Q है क्लोज अपॉन एप्सिलॉन, इसमें भी एक आता है कौन आता है इस वाले गॉस लॉ इसमें, ये वाला। हाँ आएगा, ये भी आएगा। अगला चैप्टर इसी पे बेस्ड है, पूरा चैप्टर फ्लक्स का चैप्टर है पूरा, ठीक है। अभी कुछ बात याद आ गई थी मुझे, हाँ जैसे कि कूलम्स लॉ में जो कांस्टेंट है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जबकि यहाँ पे क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है जी। तो अगर मुझे फॉर्मूले कई बार बनाने हों तो बस ये वाला कन्वर्जन आना चाहिए मुझको। ई की जगह क्या लिखना है, बी, ई की जगह बी, पी डाइपोल मोमेंट की जगह म्यू, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फॉर्मूले बना पाऊंगा मैं, ठीक है। कल देखा था शायद हमने सैंपल कुछ ऐसा लिख पाए थे हम, फाइन। चलिए देखो ऐसे है एक रिंग और रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है मुझको, यहाँ पे
कोई पॉइंट है P सपोज, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, ऐसे ऐसे रिंग है और ये गई उसकी एक्सिस, और इसमें कुछ करंट है I, तो I करंट है, R इसकी रेडियस है, X डिस्टेंस पे सपोज लिख रहा है। ऐसा चार्ज रिंग के लिए लिखा है क्या कभी? फॉर्मूला बताओगे? फॉर्मूला याद है? ऐसा, और इसकी रेडियस ये क्या है? R, ऐसी इसकी रेडियस होगी X डिस्टेंस पे, यहाँ लिखना चाहता हूँ, ऐसा होगा। सही। तो प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा आपको, इस पर नहीं कर पाएंगे ये वाला काम। तो ये तो हो गई सपोज एक्सेस ऐसा, और रिंग है यहाँ पे, ऐसे करके रिंग है ना, ऐसा, और ये उसकी सारी रेडियस हो गई सब जो भी है, और ये एक्स डिस्टेंस हो गई, यहाँ पे पॉइंट है। सही। कैसे निकालूंगा बताओ? यहाँ पे एक रिंग है ऐसे, छोटा एलिमेंट ही लेना पड़ेगा, और कुछ आता ही नहीं मुझको, बायोसेवर्ट लो आता है मुझे तो बस। तो मैंने इसमें एक छोटा एलिमेंट लिया, ठीक है। अब कैसे लूँगा मैं? नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, ऐसे करने से ओके, ये पॉइंट हो गया मान लो। तो यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिया, इस जगह पे छोटा एलिमेंट लिया, ये इतनी लेंथ ली, ऐसे है ना पूरी रिंग तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट लिया। करंट कैसे उसमें ऐसे जा रहा है करंट, तो यही हो गया डीएल एलिमेंट। आर क्या हुआ बताओ? कहाँ निकालना चाह रहे हो? यहाँ पे। तो आर कौन हुआ? ये हुआ आर, ठीक है। डायरेक्शन बताओ बी की। ऐसे करंट है मेरी तरफ आते हुए ऐसे, ठीक है। अब बताओ डीएल किधर हो गया? ऐसे। आर कैसे हो गया? ऐसे। डीएल और आर के बीच का एंगल बताओ कितना है? ठीक से देखो, ये है डीएल और ये है आर, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक बात है। साइन थीटा तो हो गया यहाँ से गेम। अब डायरेक्शन बताओ किधर है? राइट हैंड। ये यहाँ पे है डीएल, ऐसे करके है डीएल, तो डीएल और ये हो गया आर, मतलब ये तो हो गया डीएल और ये वाला हो गया आर, ऐसे हो गया ना, ऐसे करके डीएल और इधर हो गया ऐसे आर, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर, अरे कैसे करूँ? डीएल क्रॉस आर, ऐसे हो गया डीएल क्रॉस आर। तो किधर की तरफ हुई डायरेक्शन? यार मेरा खराब हो रहा है। ये डीएल और आर कैसे हो गया? तो डीएल क्रॉस आर, ऐसे हो गई डायरेक्शन, ठीक है। रुक जाओ, यहाँ पे कैसे निकाली थी? ये डीएल ये आर कैसे निकाली थी? डीएल क्रॉस आर। तो पॉइंट तो वो है ना जिसकी बात कर रहे हो, तो उठा के हाथ यहाँ ले जाओगे ना फिर। अब भी कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो? पी की बात कर रहे हो ना, तो बताओगे कहाँ? यही बताओगे ना कि ये डीएल ये आर, तो डीएल क्रॉस आर किधर की तरफ? ऐसे। अरे हाथ तो यहाँ ले जाओगे ना उठा के, कैसे होगा? तो ऐसे करके आर के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया ऐसा, और ये एक्स थोड़ी देर के लिए हटा दो, इसके परपेंडिकुलर होगा डीबी। ये एंगल अलग चीज़ है थीटा, ये तो वो है जो यहाँ ये रेडियस बना रही है एंगल ये वाला, ये। लेकिन ये वाला एंगल 90 डिग्री पे होगा। अब यहाँ दिखाना मुश्किल काम है मेरे लिए, प्रैक्टिकली सोच लो कैसे होगा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, कंफर्म कर लो भाई, अभी देख लो कैसे लिखा है मैंने, पेपर पे कैसे बनाया है। फिर से बता देता हूँ, डीएल कैसे था? ये वाला था डीएल, जो छोटा एलिमेंट तुमने, ऐसे पूरी रिंग थी यहाँ पे ऐसे करके, उसका छोटा एलिमेंट लिया था यहाँ पे, तो उसकी जो डायरेक्शन हुई वो तो हुई ऐसे। और आर किधर है तुम्हारा? ऐसे, यहाँ पे है ना पॉइंट, तो हो गया आर। डीएल क्रॉस आर कैसे हो गया? तो डीएल ये वाला हो गया डीएल क्रॉस आर, तो किधर देख रहे हैं? ऐसे ऐसे, मतलब इसके परपेंडिकुलर। सही लिखा है? ऐसा, डन, ओके। यहाँ पे थोड़ी एक लाइन खींचो ऐसे, ये एंगल बताओ कितना है? थीटा। अरे ये वाला कितना हुआ? तो ये कितना हुआ? थीटा। बी के कंपोनेंट करो, इधर क्या आएगा? डी बी, और इधर की तरफ क्या आएगा? साइन थीटा। सही है। अब देखो, अगर मैं सेम एलिमेंट यहाँ पे भी ले लूँ, तो उसकी वजह से जब मैं यहाँ पे फील्ड लिखूंगा तो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर आएगा। सही बात? जैसे ऊपर वाले के लिए लिखा है, ऐसे नीचे का एलिमेंट लेके लिखा है, ऐसा लिख दिया। ये कितना हो गया? थीटा। इधर क्या कंपोनेंट आएगा?
और इधर क्या आएगा, डी बी साइन थीटा। सही। अब डी बी कितना लिखोगे, डी बी कितना लिखोगे बालक, डी बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। सही। साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, ये है आर। बोलो समझे क्या, यही लिखा है सब कुछ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 क्यों लिखा, डी एल और आर के बीच का जो एंगल है वो 90 है, तुमने बताया था ऐसा मुझको, अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा लिख दिया मैंने सब कुछ, डन हो गया वो ठीक है। लेकिन अपने को कौन से वाले कंपोनेंट चाहिए होंगे, ये तो इंटीग्रेट करूंगा ना मैं ऐसे करके, तब तो आएगा ना पूरा। अपने को कौन से कंपोनेंट चाहिए होंगे इंटीग्रेट हो जाए, इसको तो नहीं कर पाऊंगा इंटीग्रेट, क्यों, क्योंकि सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो मुझको चाहिए जब सब कंपोनेंट ले लिए उसके बाद कौन से, तो ये वाले तो कैंसिल आउट होंगे, कौन सा बचेगा, बस ये बचेगा। तो बी या डी बी का जो एक्सिस की तरफ कंपोनेंट बचेगा, एक्सियल कंपोनेंट, वो कितना है, डी बी साइन थीटा, ये थीटा अलग है और यहाँ जो थीटा था वो अलग है, ठीक है। इसको करूंगा इंटीग्रेट, समझ गए हो। तो बी एक्सियल यानी कि एक्सिस की तरफ होने वाला बी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल और साइन थीटा और अपॉन आर स्क्वायर। बोलो सही लिखा है, 2 क्यों लिखूंगा, ठीक है, मतलब मैंने तो अभी तो लिमिट पे डिपेंड करेगा ना, वो तो क्या है, लिमिट में पूरी लेता हूँ या आधी लेता हूँ तब बात करना ना। इसमें देखिए क्या म्यू नॉट और 4 पाई कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है क्या, साइन थीटा, चाहे कोई भी एलिमेंट ले लो ये थीटा बदल जाएगा क्या, ये है रिंग ऐसे, और ये थीटा कौन सा एंगल है, ये वाला। अगर मैं इधर एलिमेंट ले लूँ तो एंगल ये वाला, इधर ले लूँ एलिमेंट तो एंगल ये, इधर एलिमेंट ले लूँ तो एंगल, तो ये तो कौन है पूरा एक ऐसे, तो इसका जो एंगल होगा ये वाला, ये क्या बदलेगा, सेम है, तो बाहर निकालो इसको, ले आर को बाहर निकालो, डी एल, आर भी तो कांस्टेंट है हर एलिमेंट के लिए, सबकी आर यही है, ये भी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या होगा बताओ, कर लो भाई लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया 2 पाई, कौन सा आर, कैपिटल आर। अब देख लें यहाँ तक समझेगा, पहले समझ ले वाला फिर लिख लो। बोलो अरे ठीक है, समझ यहाँ तक समझे हो, थोड़ा सा और खेल लो इसके साथ, बस फिर फाइनल हो जाएगा ये। एक्सियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और अपॉन आर स्क्वायर, और साइन थीटा को क्या लिख दूँ, इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा को क्या लिख दूँ, बड़ा आर अपॉन छोटा आर इंटू 2 पाई, 2 पाई से ये काटा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, और 2 बचेगा, और आर क्यूब बचेगा यहाँ पे, सही है क्या। एक लाइन और लिख लो बस, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है क्या ये, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स अपॉन 3/2, ठीक है, उसी का भाई है तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 3/2, ऐसा आया, ठीक है। अब एक बार देख लो, कहीं भी कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, ठीक है। तुम्हारे लिए बुरी बात कि ये डेरिवेशन आता है स्कूल में, ठीक है भाई, हाँ ऐसे ही रखना है, ऐसे ही याद रखना है बस, ठीक है भाई। अगले 2 दिन इस वाले फॉर्मूले में सवाल होने हैं बस, 2 क्लास लगेंगे सारे सवाल करवाने में, ठीक है। अब थोड़ी सी थ्योरी लिख देना अपने प्यार से, है ना, हाँ नहीं, तब cos थीटा वाला कंपोनेंट भी जिंदा बचेगा, हाँ
हाँ मैं क्या बोल रहा था, थोड़े से 2-4 लाइनें लिख देना, है ना। देयर इज अ करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई, है ना। ऑन द एक्सिस ऑफ दिस लूप देयर इज अ पॉइंट पी एट विच द मैग्नेटिक फील्ड टू बी कैलकुलेटेड, ऐसे करके। हाँ नोट्स की इसको भी एग्जाम है ना। हाँ चलो इसी में आधा पन्ना छोड़ो, लिख लिख लेना, तुम लिखोगे नहीं फिर ऐसे आगे। चलो मैं पेपर में दे दूंगा तब लिखोगे। करंट, हाँ करंट लगेगा, जल्दी करो जल्दी करो। अगली क्लास में ये वाला डेरिवेशन करवाया जाएगा तुमसे, ठीक है। रेडी होगा ना, यानी कि ट्यूसडे को। अच्छा मैंने तुझे मंडे को बोला क्या? नहीं मंडे को बोला है। लिख लिया? कैसे कैसे स्पीड डबल हो गई भाई? पब्लिक तो लिख रही है अभी तक, क्या किया तुमने ऐसा? इसका मतलब ये टाइम पास कर रही थी पहले। अपने आप लिख ले, क्या देख देख के लिख रहा है? लिखते लिखते याद हो जाता है इतनी देर में। लॉजिक, एक एक स्टेप का लॉजिक पता होना चाहिए क्या है, अगले में क्या किया, फिर नेक्स्ट में क्या किया, ठीक है। इतना तो याद हो जाएगा, एक बार घर जा करके देखोगे, डन। दोस्त अगर इस रिंग में n नंबर ऑफ टर्न्स होते, ऐसी होती मतलब ये n टर्न्स भी होते इसमें, तब यहाँ पे लिखना होता मुझको फील्ड x डिस्टेंस पे, रेडियस r ही है, तो क्या लिखता? एक टर्न का है ये जो लिख रहे हो तुम, ये है एक सर्कल का ही तो है ये। n सर्कल हो गए तो क्या लिखो? n से मल्टीप्लाई। भाई सब में जो करंट होगा सेम सेंस में ही होगा ना सब में, तो अगर एक कह रहा है कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है तो ठीक है, सब इधर की तरफ ही होगा फिर। तो ऐसा हो गया नंबर ऑफ टर्न्स n के लिए फॉर्मूला। फाइन। ये वाली चीज को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इस ज्योमेट्री को, ये सर्कल क्या कहते हैं इसे? ऐसा मतलब ये ऐसा है उसमें करंट है, क्या कहते हैं इसको? लूप। ऐसा ये लूप नहीं है फिर? ऐसे बोलो ना, इसको क्या कहते हैं? सर्कुलर लूप। और ये हाँ, लूप का मतलब क्या है कि घूम फिर के करंट वापस आ जाए उसी जगह पे, तो दैट्स कॉल्ड लूप। इसको क्या कहते हैं जब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए इतने सारे? कॉइल।
जब नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएं तो होती है कॉयल। कॉयल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं सपोज, तो सबका सेंटर क्या है? एक ही है सबका सेंटर। कैसे बनाओगे? कॉयल बनानी है तुमको, कैसे बनाओगे? तो मैं तार दे दूँ मैं हाथ में कि लो कॉयल बना दो एक, कैसे बनाओगे? तो ऐसी कोई चीज़ ले लूँ सपोज कि ऐसा मैंने एक यूँ ले लिया, एक सिलेंडर टाइप का, और एक धागा लिया, इसके ऊपर ऐसे लपेटना शुरू कर दिया, ऐसे कर दिया मैंने, 50-60 टर्न लपेट दिया, फिर ये उतार लिया पूरा ऐसे इस पे से। अब ये जो बनी सब ये पूरी क्या है? एक कॉयल। एक उसके दो एंड होंगे, एक में करंट जाता होगा, एक में से वापस आता होगा, तो ये बन गई पूरी कॉयल। सही। सबका सेंटर कैसा है? सेम, एक ही सेंटर है। तो इसका एक एंड मैंने पकड़ा, एक एंड पकड़ा, ऐसे खींच दिया इधर इधर ऐसे। अब ये क्या बन जाएगी? बताइए। हाँ, अब ये क्या, जैसे ही वो स्प्रिंग की तरह, मतलब ऐसे करके थी सारी लिपटी हुई हूँ, और एक एंड पकड़ा और थोड़ा ऐसा कर दिया हमने उसको, तो क्या अब ये ऐसी बन जाएगी, स्प्रिंग की तरह बन जाएगी एक ऐसे। ठीक है, तो ऐसे अगर कर दिया, अब बताइए क्या फ़र्क पड़ा इस पर? क्या इनके सबके सेंटर अलग अलग है? स्टिल सर्कल की रेडियस सेम है, अभी जो इसकी थी वही उसकी रेडियस है, लेकिन सबके सेंटर एक लाइन पे बिखर गए हैं सब। इसको कहते हैं सोलेनॉइड। जैसे रियोस्टेट देखा होगा तुमने, सोलेनॉइड है वो। ठीक है, सोलेनॉइड। ये ज्योमेट्री पता होनी चाहिए अब आगे काम करने के लिए। सही। और ये बहुत बड़ी थी। अच्छा, वो नहीं मिलती वो 15 अगस्त पे वो स्प्रिंग मिलती है, वो ट्राई कलर, वो ऐसा खूब ऐसे छोटे बड़े बच्चे खेलते रहते हैं उससे। ऐसी ऐसी होती है ना वो, स्प्रिंग सी होती है जो ऐसे कलरफुल स्प्रिंग मिलती हैं ऐसी, है ना। अब आने वाली है 15 अगस्त, है ना, तो ले लेना है ऐसी। तो वो क्या है? वो एक सोलेनॉइड। ठीक है, उस सारे को ऐसे इकट्ठा कर दो, तो मतलब पूरे एक जगह तो नहीं आते उसके सारे टर्न, तो खैर, तो पतला वायर अगर होगा तो आ जाएंगे सारे इकट्ठे होके एक जगह पर आ जाएंगे, तो बन जाएगी कॉयल। सिंगल टर्न हो तो बनेगा सर्कुलर लूप। ठीक है, अब एक और फोर्थ पे आओ। वो जो स्प्रिंग थी ऐसे पूरी, उसको तुमने ऐसे खींचा, और ये वाला एंड और ये वाला एंड ऐसे मिला दिया, अब क्या बनेगा? तो कैसे दिखेगी ये? ऐसे दिखेगी कुछ के, ऐसे हो जाएगी कुछ। ठीक है, इधर से पकड़ा इधर से पकड़ा और ऐसे जोड़ दिया अगर मैंने, ये हो जाएगी इस तरह से टोरॉइड। ये है टोरॉइड। इन सब के मैग्नेटिक फील्ड निकालने तुमको, ठीक है, इसलिए याद करवा रहा हूँ मैं। शेप तो समझ में आती हूँ पहले। सोलेनॉइड समझ गए? स्प्रिंग इज द सोलेनॉइड। ठीक है, और ये टोरॉइड। अगर एक लंबी सी सोलेनॉइड ली और उसके दोनों एंड ऐसे जोड़ दिए इधर, ठीक है, तो बन गई टोरॉइड। और लूप कॉयल समझ गए होगे तुम। चलो, बना लेना है, काम आएंगे। सही, वापस आ जाओ इधर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप x इज इक्वल टू 0 रख दो इसमें। ठीक है, b कितना हो जाएगा? तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो जाएगा क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? हाथ से निकाल लेंगे उल्टा करके। ठीक है, इससे आगे उड़ा ना। मान लो कि एक ऐसी थी, ये बताओ, ये करंट आई है और इसकी रेडियस r है, ऐसा एक सर्कुलर लूप है। किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? किधर होगी? इनवर्ड। सही, तो यहाँ पे होगा इनवर्ड। अच्छा, अगर मुझको यहाँ ऐसे पूछा है तो किधर की तरफ होगा? आउटवर्ड। ऐसे घूमना है ना, इस बार थंब ना देख रहे हैं, आउटवर्ड, तो ऐसे हो गया बाहर की तरफ। सही। ये जो आपने लिखा है ये फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये कहाँ पे लिखा है? सेंटर पे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड तुम बता रहे हो ना, ये यहाँ है, यहाँ नहीं है, और ना मुझे यहाँ निकालना आता। ठीक है, रिंग है ऐसे पूरी, तो मुझे पता है कि एक्सिस पे कितना होगा?
वहाँ होते ही वाला फॉर्मूला है। सेंटर पे कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये वाला फॉर्मूला। कोई मुझको कहीं यहाँ बता दो, हमको नहीं बता भाई ना, हमारे पास कोई फॉर्मूला निकालने का इस जगह नहीं बता सकता मैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन बता सकता हूँ किधर होगा, क्योंकि अगर ऐसे करके है तो सारी फील्ड लाइन कहाँ जा रही होंगी, अंदर की तरफ जा रही होंगी, तो सब जगह जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अंदर ही होगी। मैग्नीट्यूड मुझे सेंटर पे निकालना आता है बस, ठीक है क्या। चलिएगा आगे चलें। तो बस दो ही प्रकार की डायरेक्शन हो सकती है ऐसी कुछ है तो, और ये हो गया फॉर्मूला, तो ठीक बात है, ठीक है ओके। अब आइए कि मैग्नेटिक फील्ड एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सेंटर से बहुत दूर, यानी कि जब x बहुत बड़ा हो रहा हो r से, x बहुत बड़ा हो रहा है r से, ठीक है, तो क्या r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी ऑलमोस्ट एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर बहुत छोटा पड़ रहा है इसके रेस्पेक्ट में। अब बताओ वो वाला फॉर्मूला, b इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब। ऐसा एक मिनट और देख लो बस, म्यू नॉट आई, एक ना मैं पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सही, अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। ये क्या चीज़ है, आई एरिया, डाइपोल मोमेंट m, या म्यू कहते हो जिसको, म्यू अपॉन नीचे कौन, भाई अभी म्यू हो रहा है m, ये म्यू है भाई, ये वो m लिख रहा हूँ उसे, है ना, x क्यूब। ऐसा हो गया, वो ठीक है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे लिखा हुआ, 2 से और मल्टीप्लाई करूँगा, 4 2। अब बताओ, देखा देखा लग रहा है कुछ, वो देखा देखा लग रहा है कुछ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। सही है, लिख दूँ साइड में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ये क्या होता है, डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला, एकदम कॉपी सेम फॉर्मूला है कि एक लूप से x डिस्टेंस, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ठीक वैसा ही है, 2m/x क्यूब, ठीक है। ये भी कब वैलिड है, व्हेन r इज मच ग्रेटर देन l, ये भी कब वैलिड है, देन x इज मच ग्रेटर देन, समझ पाए हो, ओके। अगर ये ट्रू है ऐसे, सही, तो कोई मुझे यहां पूछे मैग्नेटिक फील्ड तो कितना होगा, सर पी 2 का वेक्टर आ जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई इसका मतलब वो, अरे ठीक है भाई, ये रिंग है ऐसे, रिंग इज एक्टिंग लाइक एस, कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती हैं, ऐसे निकल जाती हैं, ऐसे एक्ट कर रही है रिंग, सही। तो ये वाली क्या क्या पोजीशन हो गई उसकी, एक्सियल पोजीशन, ऐसे। अगर इसकी जगह में एक बार मैग्नेट रखता तब भी ऐसे ही फील्ड लाइन आती, क्या ऐसे जाती और ऐसे निकल जाती, मतलब एक करंट कैरिंग लूप इज इक्वलेंट टू ए बार मैग्नेट, दे आर इंटर रिप्लेसेबल, ठीक है। एडवांस कैसे 6-7 सवाल हैं कम से कम जहाँ पे ये धोखाधड़ी चलती है कि ये लूप के बारे में पूछेगा लेकिन लूप से सॉल्व होगा ही नहीं, मैग्नेट से सॉल्व होगा। कुछ चीज़ मैग्नेट से पूछेगा लेकिन मैग्नेट सॉल्व होंगी नहीं, लूप से सॉल्व होंगी। तो मैग्नेट को हटा के लूप लगाना, लूप को हटा के मैग्नेट लगाना, ये चीज़ अपने को आनी चाहिए करनी। तो ये जो करंट कैरिंग लूप है दैट इज एक्टिंग लाइक एज ए बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट हो ऐसे करके और उसकी एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा हो, यही फॉर्मूला है। और अगर एक करंट कैरिंग लूप और उसकी एक्सियल पोजीशन पूछा हो तब भी यही फॉर्मूला है। तो अगर ये एक्सियल पोजीशन है तो इक्वेटोरियल कौन है फिर, ये वाली इक्वेटोरियल है फिर, ठीक है। यहाँ बार मैग्नेट रखी हो ऐसे तो इक्वेटोरियल कौन है, ये वाली पोजीशन इक्वेटोरियल है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछे कोई तो क्या लिखूंगा, के 2p अपॉन आर क्यूब लिख रहा हूँ तो भाई के p अपॉन आर क्यूब टाइप का लिख दूंगा, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन सेंटर से डिस्टेंस x क्यूब। डायरेक्शन वो जो एक्सियल वाले वो ठीक होगी। फील्ड लाइन देख लो सीधे, यहाँ नॉर्थ है सपोज, ये साउथ है, ऐसे फील्ड लाइन निकलेगी, ऐसे जाएगी ना, तो यहाँ पे क्या हुई ऐसे, और मैग्नेटिक मोमेंट किधर की तरफ है, साउथ से नॉर्थ, और फील्ड किधर है उल्टा, तो रिवर्स हो रहा है। ऐसे ही तो डाइपोल में हुआ करता था, तो एकदम एग्जैक्टली सेम। समझ पाओगे, देख लो कहाँ तक चला गया छोटा फॉर्मूला एक।
ठीक है, बस यहाँ पे एक चीज़ और कर लो, n टर्न्स अगर हो तो इस वाले फॉर्मूले को म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r ऐसा लिखोगे। ठीक है, एक छोटा सा काम और करना है मुझे, 2-4 मिनट लगेंगे। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ ए रिंग, ऐसा तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ऐसा फॉर्मूला है दोस्त। तो ठीक है, एक बार देख लो बस, फिर लिख कर रहा हूँ। ये वाला फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ऐसा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये है लूप मान लीजिए, तो इसके एक्सिस पे यहाँ किधर होता होगा, सेंटर पे अंदर की तरफ होता होगा। ये किसकी वजह से आया है, सारे डीएल एलिमेंट जितने भी हैं उन सब की वजह से है ये सेंटर पे, सही है। और इस वाले डीएल एलिमेंट की वजह से किधर है, अंदर, इस वाले की वजह से अंदर, इसकी वजह से, सबकी वजह से किधर है, अंदर ही है, सही है। बात समझ पा रहे हो। अब ऐसे थोड़ी कि यहाँ पे है और एंगल पे बन रही है, नहीं, अब सब अंदर हैं, सबके सब एक साथ, करेक्ट। तो आधे लूप की वजह से कितना होगा, आधा, 1/4 की वजह से कितना होगा, 1/4, 60 डिग्री का अगर आर्क है बस, तो कितना होगा 1/6, 60 डिग्री 360 का कितना है 1/6, तो 1/6 होगा। ठीक है, तो अगर कोई बस इतना सा आर्क दे रखा हो मुझको कि इसमें करंट है और इसके सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, और इस पे लिख दो कितना होगा, सही है। बताओ कितना लिखूं, तो जो पूरा कंप्लीट लूप है उसकी वजह से कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, क्या मैं थीटा इंटू 2 पाई कर दूंगा, और ऐसा। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क जो कि थीटा एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे, उसकी वजह से। ठीक है, ये है जो अपने काम आएंगे फॉर्मूले अभी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करते हुए। बोलो, समझे क्या? ठीक है, दैट्स ऑल। ये हुआ रिंग के एक्सेस पे, और बाकी सारी चीज़ें ये सब किया है हमने। ठीक है, इसका डेरिवेशन तुमको याद करना है, सारे फॉर्मूले याद करने हैं। ये हम कहाँ चले गए, डाइपोल की तरफ। ठीक है, ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए हम लॉजिकली।